हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे थे और PII मतलब पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए। उसका हमने इंट्रोडक्शन फर्स्ट वीडियो में देखा था। अब हम देखेंगे कि उसके क्वेश्चन को कैसे करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम को पहले हम समझते हैं। बाइनोमियल थ्योरम के लिए जो हमने कीवर्ड्स था उसको हमने लेक्चर 01 में उसको हमने समझ लिया। अब हम देखेंगे कि बाइनोमियल थ्योरम फॉर PII का क्या स्टेटमेंट होता है। PII मीन्स पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स का। ओके, तो अब हम हेडिंग डाल रहे हैं कि बाइनोमियल थ्योरम बाइनोमियल थ्योरम फॉर PII पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। ओके, बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। जैसे ही थ्योरम दिमाग में आता है तो लगता है कि इसका प्रूफ भी होता होगा। कैसे आप थेल्स थ्योरम बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, तो उसी तरह बाइनोमियल थ्योरम का प्रूफ भी होता है। पहले अभी के सेशन में अभी हम लोग देखेंगे कि बाइनोमियल थ्योरम क्या है, उसके स्टेटमेंट को पहले समझते हैं, उसको यूज करना सीखते हैं, तब हम उसके प्रूफ को करेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, तो हम देखते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता है और हमारे इसको पढ़ने से पहले मेरे दिमाग में क्या क्या आइडिया है। बाइनोमियल हम समझते हैं, पॉजिटिव इंटीग्रल समझते हैं, इंडेक्स को समझते हैं, फैक्टोरियल की समझ रखते हैं और कॉम्बिनेशन की समझ रखते हैं। इन 5 चीजों की समझ हम रखते हैं, तब हम बाइनोमियल थ्योरम को समझ पाएंगे। इसको समझने से पहले हमको इसका बाइनोमियल थ्योरम का 01 लेक्चर वीडियो देखना चाहिए निश्चित रूप से। ओके, अब देखते हैं कि इसके स्टेटमेंट में क्या कहा गया है। बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स का स्टेटमेंट क्या है। बहुत ही इजी चैप्टर है ये। बिल्कुल इस चैप्टर में कोई पोटेंशियल नहीं है और ना ही कोई कॉन्सेप्ट है बहुत बड़ा। इसमें हम इसमें एक कंडीशन इंपोज कर रहे हैं कि इफ ऐसा हो कि A, B बिलोंग करे कैपिटल R में, इसका मतलब ये हुआ कि A और B दोनों वास्तविक संख्या है। और एक और क्या कंडीशन है, एंड N बिलोंग्स टू कैपिटल N। इन सारे सिंबलों से हम ऑलरेडी फैमिलियर हैं। कैपिटल N नेचुरल नंबर का सिंबल है जिसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं, और प्राकृत संख्या की मीनिंग प्राकृत संख्या का अर्थ होता है काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर को ही हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। यहां भी एक कंडीशन इंपोज है कि A और B दोनों रियल नंबर से बिलोंग करता है, मतलब कि A और B दोनों ही वास्तविक संख्या है, और स्मॉल m क्या है, नेचुरल नंबर है, मीन्स प्राकृत संख्या है। तब उसने क्या कहा, इसमें तब कहा A प्लस B हम लिख रहे हैं। A प्लस B इसलिए लिख रहे हैं कि ये सिंबल बहुत फेमस है। A प्लस B का होल स्क्वायर बहुत चलन में है। कहीं पर भी आप नहीं सुनते होंगे कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बताइए। मैक्सिमम ऐसे बच्चे याद रखते हैं कि A प्लस B का होल स्क्वायर। ओके, इसीलिए हमने फर्स्ट टर्म A है और सेकेंड टर्म यहाँ B, और इसका पावर है n इज इक्वल टू, यानी बेस इसका बाइनोमियल है और इसका पावर नेचुरल नंबर है। तब इसको कैसे हम एक्सपैंड करते हैं, जैसे आपने A प्लस B का होल स्क्वायर सीखा, तो देखिए बेस कितना हो गया A प्लस B और पावर कितना हो गया 2, तो वो जो है बाइनोमियल थ्योरम के अंतर्गत वो आ जाएगा। और बाइनोमियल थ्योरम से अब देखते हैं कि कैसे ये लिखा जाता है और क्या क्या क्वालिटी इसमें होती है। एक सिंबल हम यूज कर रहे हैं यहाँ सिग्मा, ऑलरेडी आप इससे परिचित हैं।
जैसे ही आता है आपको दिमाग में ऐड करने का सेंस आता है, तो एक्चुअली अभी भी ये ऐड करने का ही सेंस दे रहा है, ये समेशन है, मतलब जोड़ने का ये काम करता है। फिर NCR लिखना, याद रहेगा NCR। और यहाँ जो लिखने का ट्रेडिशन है, यहाँ N, तो जो इसका इंडेक्स रहेगा वही यहाँ लिखा जाता है। अगर यहाँ 10 रहता तो यहाँ लिखते 10CR, ये ध्यान रखना है। फर्स्ट टर्म जो देख रहे हैं, तो फर्स्ट टर्म है यहाँ पर A, तो A का पावर हम लिख रहे हैं N-R, और B का पावर लिख रहे हैं हम यहाँ R। कितना हो गया? NCR, A का पावर N-R, और फिर कितना है? B का पावर R लिखा हुआ है। ओके, और यहाँ सिग्मा, और यहाँ पर लोअर में कुछ लिखा रहा है इसमें R = 0 से लेकर n तक लिखा हुआ है। ऐसे बस हो गया, यही बाइनोमियल थ्योरम, इसी को हम बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं। अब है कि वो जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में लिखा हुआ है उसकी समझ क्या है, उसको हम समझते हैं। सिग्मा जो आप देख रहे हैं ये जोड़ने का काम करता है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। ये R = 0 से लेकर n तक ये बताता है कि R की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी? n तक जाएगी। तो इसमें ये भी ध्यान रखना है कि R की वैल्यू 0 से शुरू होती है, तो 0, और नेचुरली मूव करती है। ये नहीं कि 0 है तो 0.5, ऐसे नहीं, इंटीग्रल फॉर्म में। तो R का वैल्यू 0 है, फिर 1 समझना है, फिर 2 समझना है, फिर 3 समझना है, ऐसे करके कहां तक है? n तक समझ रखना है। तो कोई भी चीज अब जैसे पूछेंगे कि ये 0 से शुरू होकर n तक गया है, तो टोटल टर्म्स इसमें कितना हुआ? टोटल टर्म्स कितना हुआ? जैसे मान लो 0 है, 1 है, 2 है, डॉट डॉट करके अगर ये 9 तक चला जाए तो पूछेंगे इसमें कितना टर्म्स है? तो 9 आंसर नहीं होगा, 10 होगा, क्योंकि 1 से 9 तक तो 9 यही हो गया, और एक 0 हो गया। कितना हो गया? टोटल 10 टर्म्स हो गया, इसमें 10 हो गया, पदों की संख्या 10 हो गया। उसी तरह यहाँ पर भी 0 से लेकर n तक अगर जा रहा है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है ये n+1 है। कोई भी चीज में अगर 0 शामिल, 0 से लेकर 100 तक नेचुरली अगर हम मूव करते हैं तो कितना हो जाएगा? 101 टर्म्स हो जाएगा। उसी तरह R की वैल्यू 0 से शुरू होकर और कहां तक जाती है? n तक जाती है। अच्छा, और यहाँ n जो इसका इंडेक्स होता है उसको यहाँ लिखा जाता है। ये R हमने अपने से बनाया हुआ है। आप वहाँ R की जगह पर कोई अदर सिंबल का भी चुनाव कर सकते हैं, चाहेंगे तो वहाँ अल्फा भी आप चुन सकते हैं, एज यू विश। लेकिन एक बात ध्यान रखना होगा कि अगर हमने R की जगह पर अल्फा रखा तो 4 जगह परिवर्तन मुझे करना होगा, 1, 2, 3 और ये 4। R मुझे कितने जगह दिख रहा है? 4 जगह दिख रहा है। चारों जगह परिवर्तन मुझे करना पड़ेगा अदर कोई सिंबल यूज करते हैं तो। जैसे मान लीजिए किसी राइटर ने लिखा NCK, लिख सकता है, तो फिर A का पावर n-k लिखेगा, B का पावर k लिखेगा, और फिर यहाँ पर k का वैल्यू 0 से लेकर n तक जाएगा। ओके, समझ गए लिखने का तरीका? अच्छा, A इसमें फर्स्ट टर्म को इंडिकेट करता है, B सेकंड टर्म को इंडिकेट करता है। B क्या करता है? सेकंड टर्म को इंडिकेट करता है। और एक बात और इसमें हमको ध्यान रखना होगा कि अगर हमने a+b का पावर n लिख दिया तो a यहाँ फर्स्ट टर्म है और b क्या है? सेकंड टर्म है। इसको हम कभी भी फिर अदला बदली नहीं करेंगे। जैसे a+b है तो इसको हम b+a नहीं लिखेंगे। ऐसा लिखने से हालांकि कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, a+b और b+a इक्वल होता है, लेकिन इसके क्रम बदल देने से ना उधर से भी कुछ क्रम बदल जाता है, इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। सबसे पहले ये डिटरमाइन होना होगा शुरू में कि आपका फर्स्ट टर्म क्या है, आपका सेकंड टर्म क्या है। पहले ही हम ये डिटरमाइन कर लेंगे कि आपका फर्स्ट टर्म कितना है, सेकंड टर्म कितना है, और तब उस आधार पर हम उसको लिखते हैं। तो मेरा फर्स्ट टर्म यहाँ कितना है? स्मॉल a, सेकंड टर्म कितना है? स्मॉल b। ये हमने फिक्स कर दिया। कभी भी आपको मन करे तो b इधर और a इधर नहीं करेंगे। ऐसा जब करेंगे ना, a और b का म्यूचुअलिंग करेंगे तो वहां भी फिर करना होगा।
ए और बी को म्यूचुअल करना होगा, मीन्स अदला बदली करना होगा, एक्सचेंज करना होगा। तो उस झंझट में हम नहीं पढ़ते हैं, हम शुरू में ही डिसाइड कर लेंगे कि मेरा फर्स्ट टर्म कौन है, सेकंड टर्म कौन है। अगर आप पसंद करते हैं कि बी पहले लिखे ए को बाद में लिखे तो लिखिए, तो ये शुरू में ही फिक्स कर लीजिए कि बी फर्स्ट टर्म हो गया और ए सेकंड टर्म हो गया, बाद में उसको चेंजिंग नहीं करिएगा। ओके, अब ये जो है काफी कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, देखने से लगता है कि अरे इतना छोटा बाइनोमियल थ्योरम है। तो देखिए अब हम ना इसको एक्सपैंड करते हैं और एक्सपैंड करके आपको दिखाते हैं कि एक्सपैंडेड फॉर्म में बाइनोमियल कैसे लिखा जाता है। आप इसमें क्या करेंगे, r की जगह पर 0 रखेंगे। तो r कितने जगह है, उधर है r 3 जगह दिख रहा है, एक यहाँ r है, एक यहाँ r है और एक यहाँ r है, 3 जगह दिख रहा है। तीनों जगह 0 रखिए और बताइए कितना होगा। तब आप बोलेंगे NC0। ओके, a का पावर n-0, भले ही n-0 n होता है बट हम वहां लिखेंगे b का पावर 0। आप फिर यहाँ प्लस दीजिएगा। प्लस की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो ये सिग्मा बताता है कि और यहाँ प्लस में लिखना होगा। तो r की जगह पर 0 हमने रख दिया। अब आप r के जगह पर 1 रखिए, अब फिर बताइए क्या आएगा। तो आप बोलेंगे NC1, a का पावर n-1, b का पावर 1 हो गया ऐसे। फिर बोलेंगे कि r के जगह पर 2 रखिए, तो कैसे लिखेंगे, NC2, a का पावर n-2 और b का पावर 2 हो जाएगा प्लस। ऐसे ही करके ये डॉट डॉट मूव करते रहेगा और कहेंगे कि तब लास्ट में क्या होगा, अंत में क्या लिखना है। तो अंत में ये बताएगा अंत में क्या लिखना है, ये बता रहा है कि अंत में r की जगह पर n लिख देना है। तो ये आ जाएगा NCn, a का पावर n-n और b का पावर n हो गया। इसे ही हम बाइनोमियल कहते हैं, इस रिजल्ट को ही हम लोग बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं। अब भले ही a का पावर n-n 0 होता है, ये मुझे मालूम है कि कट जाएगा, लेकिन उसको अभी कट करने की जरूरत नहीं है, ये लिखने का तरीका हमने सिखा दिया आपको। ओके, इस आधार पर हम इसको मूव करते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल इससे रिलेटेड पहले आपको दिखाएंगे, तब इसमें क्या क्या है रिमार्क उस पर हम फोकस करेंगे। एक एग्जांपल की बात करेंगे, जैसे मान लीजिए a प्लस b का होल क्यूब काफी फेमस है। ओके, तो हमने लिख दिया a प्लस b का होल क्यूब लिख दिया। अब कहेंगे कि देखिए कि ये बाइनोमियल के टर्म्स कंडीशन को फॉलो करता है क्या। तो बाइनोमियल का टर्म्स कंडीशन है कि बेस मस्ट बी बाइनोमियल, मतलब उसका आधार जो है द्विपद होना चाहिए, तो द्विपद है। ओके, दूसरा पावर नेचुरल नंबर होना चाहिए। ओके, तो 3 है, नेचुरल नंबर है, तो दोनों टर्म्स कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इट मींस कि अब ये एक्सपैंड हो सकता है। ओके, तो पहले हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे, सिग्मा और यहाँ पर कोई सिंबल चुनिए। मान लीजिए हम r चुन रहे हैं तो आगे रहने दीजिए, 0 से लेकर और 3 तक लिखेंगे इसको, जितना ये रहेगा वही यहाँ लिखते हैं। ओके, यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या था NCR, यहाँ कितना है 3, तो 3CR, a के जगह पर a ही है तो 3 - r और b का पावर r। ओके, लिख दिया हमने 3CR, a का पावर 3 - r और b का पावर r। इस तरह हमने इसको लिख दिया। जब हम इसे लिख देंगे इस तरह से, तब कहेंगे कि इसको एक्सपैंड करिए। तो देखिए अब हम इसे एक्सपैंड कर रहे हैं, एक्सपैंड करके थोड़ा ज्यादा स्पेस ले रहे हैं। तो r की जगह पर 0 रखिए, तो 3C0, a का पावर 3 - 0, b का पावर 0 प्लस 3C1, a का पावर 3 - 1, b का पावर 1 और बोलिए 3C2, a का पावर 3 - 2, b का पावर 2 प्लस बोलिए लास्ट में 3C3, a का पावर 3 - 3 और b का पावर 2। अब 4 मत रख दीजिएगा, 4 रख देंगे तो 3C4 हो जाएगा, जो पॉसिबल ही नहीं।
लोअर वाला हमेशा अपर वाले से छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो इसमें टर्म्स गिनिए कितना है, 1 2 3 और 4 है। इससे ये पता लगता है, इसको देखकर ये बता सकते हैं हम कि जितना इसका इंडेक्स है उससे एक ज़्यादा उसमें नंबर ऑफ टर्म्स आता है। जैसे a प्लस बी का होल क्यूब जब आप याद करते हैं तो बोलते हैं a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो उसमें कितना पद बोलते हैं, 4 बोलते हैं ना। तो हमको वो फॉर्मूला नहीं याद है और हम उसे बाइनोमियल से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखते हैं बाइनोमियल से कितना आता है, क्या उतना ही फॉर्मूला उपयोग होता है क्या। अब हम इसे एक्सपैंड करते हैं। तो देखिए 3c0, तो मैंने बोला था कि जब लोअर सफिक्स 0 हो जाएगा तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। इसमें ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, a का पावर 3 हो जाएगा और किसी का भी पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। 3c1 को भी हमने बताया था कि जब लोअर सफिक्स 1 हो जाएगा तो अपर में जो रहेगा वही आंसर बनता है। तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा a का पावर 2 और b का पावर 1 प्लस 3c2 को भी सॉल्व करेंगे ना तो वही आएगा, 3 ही आएगा। आप मैन्युअली करके देख लीजिएगा। a का पावर 1 होगा और b का पावर 2 होगा प्लस, फिर हमने बताया था कि अपर और लोअर जब सेम होता है तो भी वैल्यू 1 ही होता है। और ये हो जाएगा a का पावर 0 तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा b का क्यूब। इसको हम सजा रहे हैं तो a क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर और प्लस में b क्यूब हो गया। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस में b क्यूब। और इस तरह हमने करके लिख दिया इसको और ये एक्सपैंड हो गया। यही फॉर्मूला आप याद भी करते हैं और वही फॉर्मूला हमने बाइनोमियल से भी निकाल दिया। और जितना इसका पावर है उससे एक ज्यादा टर्म्स आता है। पावर कितना है 3, तो इसमें टर्म्स कितना आया 1 2 3 4, यानी नंबर ऑफ टर्म्स जो होता है एक्सपोनेंट से एक ज्यादा होता है। और इस तरह ये एक्सपैंड होते चला जाता है। अब हम देखते हैं कि इसमें रिमार्क्स क्या क्या है, इस एक्सटेंशन में क्या क्या हमने रिमार्क्स देखा। रिमार्क्स का फर्स्ट हम देख रहे हैं। रिमार्क्स का फर्स्ट जब हम देखेंगे तो मालूम चलेगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स TNT, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स शॉर्ट में हम लिखते रहे, जितना इसका इंडेक्स है उससे एक ज्यादा आता है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होता है वो हमेशा जो इसका इंडेक्स होता है, इंडेक्स मतलब पावर, उससे एक ज्यादा होता है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि a प्लस b का पावर 49 है तो हाउ मेनी टर्म्स आर पॉसिबल इन दिस एक्सपेंशन, तो पावर 49 रहेगा तो उसमें टर्म्स की संख्या 50 आएगी। पावर 49 रहेगा तो पदों की संख्या 50 होगी। ओके, ये ध्यान रखेंगे हम। अच्छा, अब इस पर देखिए, इस पर जो है कई बार ऑब्जेक्टिव आया हुआ है। एक ऑब्जेक्टिव हम लिख रहे हैं कि कैसे पूछता है। क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड TNT, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन, और ऐसे लिखा हुआ था 1 माइनस 2x प्लस में x स्क्वायर का पावर जो था ये 49 था। ऐसे हम लिखेंगे। इस तरह के ऑब्जेक्टिव बार बार आते हैं एग्जाम में। पूछेंगे इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएगा, तो अभी आपने पढ़ा कि जितना इसका पावर रहता है उससे, जितना इसका पावर या इंडेक्स रहेगा उससे एक ज्यादा होता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो पावर 49 है तो टर्म्स कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, ठीक है। 50 हो जाएगा, बट मैंने टर्म्स एंड कंडीशन बताया था बाइनोमियल थ्योरम में कि बेस मस्ट बी बाइनोमियल।
ये बेस है ना, इसके बारे में हमने क्या लिखा था, यहाँ से यहाँ तक ये बेस है, तो इसके बारे में हम शुरू से बोल रहे हैं कि मस्ट बी बाइनोमियल, मस्ट बी बाइनोमियल, ये बाइनोमियल होना चाहिए। तो जब ये बाइनोमियल होना चाहिए, तो अभी तो बाइनोमियल नहीं है, अभी तो ये ट्राइनोमियल है, तो कैसे टर्म्स का डिसीजन कर पाएंगे इसमें, तो नहीं कर पाएंगे इस तरह। अब देखिए इसका सॉल्यूशन शॉर्ट में 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर जो आप देख रहे हैं, ये एक्चुअल में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ध्यान से देखेंगे तो ये आपको ना डेविएट करने के लिए ऐसा बनाया हुआ है, और पावर कितना है 49। अब आपको मालूम है कि 1 माइनस एक्स है और ये पावर 49 है और ये 2 है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होता है, तो दोनों मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। पावर कितना होगा इसका 98 होगा। अब ये बाइनोमियल बनेगा, और ये नहीं ध्यान रखेंगे कि यहाँ माइनस नहीं हो सकता है, हो सकता है, माइनस क्यों नहीं हो सकता, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस एक्स कर देंगे और पावर में 98 कर देंगे। फर्स्ट टर्म है 1, सेकंड टर्म कितना है तो माइनस एक्स है। अब पूछेंगे कि बताइए इसमें TNT कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, तो अब इसके एक्सपोनेंट से एक ज़्यादा यानी 99 होगा। तो ये ध्यान रखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का जब डिसीजन लेंगे तो बेस मस्ट बी बाइनोमियल, तभी हम डिसीजन लेते हैं उसका। ओके, अब हम इसमें सेकेंड रिमार्क देखते हैं। सेकेंड रिमार्क में ये देखेंगे कि फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का जो पावर का सम है वो हर जगह कांस्टेंट है। ए और बी का जो पावर का जो सम है वो हर जगह कांस्टेंट है। कहिएगा कैसे, तो देखिए ये जो ऊपर में रिजल्ट आया है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ए का पावर 3 बी का पावर 0, 3a स्क्वायर b का पावर 1, 3a का पावर 1 b स्क्वायर, a का पावर 0 और b का पावर 1। अब देखिए सभी टर्मों में ईच टर्म सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म कांस्टेंट होता है। देखिए 3 प्लस 0 कितना आएगा 3, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 2 3, 0 प्लस 3 3 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बाइनोमियल के सभी पदों में इन ईच टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सटेंशन द सम ऑफ द पावर्स ऑफ फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म हमेशा कांस्टेंट होता है। तो लिख देंगे हम कि इन ईच टर्म क्या करना है हमको, ईच टर्म फिर यहां से ले लेते हैं हम सम ऑफ इंडेक्स का प्लूरल होता है, एक्सपोनेंट्स भी लिख सकते हैं। सम ऑफ इंडिसेज ऑफ ए एंड बी इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये हमेशा अचर होता है। और वो अचर इक्वल किसके होता है, तो कहता है कि वो हमेशा इंडेक्स के इक्वल जाता है। कांस्टेंट तो होता है, और कांस्टेंट में भी कितना होता है, तो यहाँ देख रहे थे कि ये 3 हो रहा है और इसका पावर भी कितना है 3 है। तो हम कह सकते हैं ना कि सभी पदों में a का पावर और b के पावर यानी फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म सम ऑफ इंडिसेज ऑफ ए एंड बी, ए का मतलब क्या है फर्स्ट टर्म और बी का मतलब क्या है सेकेंड टर्म के पावर का सम जो है वो कांस्टेंट है। और कांस्टेंट में भी कितना है, तो आप बोलेंगे 3 है। 3 किसके इक्वल है, तो इंडेक्स के इक्वल है। ओके, ये दूसरा रिमार्क इसमें हम ध्यान रखेंगे। थर्ड में आप देखेंगे कि जो फर्स्ट टर्म है, जो भी फर्स्ट टर्म है, इसका जो पावर बनता है फर्स्ट टर्म का, वो देखेंगे कि अपर माइनस लोअर करके बना है हमेशा आप देखिए यहाँ पर a है तो a का पावर देखिए क्या लिखा गया 3 माइनस 0। कहाँ से लिखते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये 3 और 0 दोनों को माइनस करके लिख देते, तो सही बात है, वैसे ही लिखा जाता है
फिर 3c1 है तो देखिए कितना हो गया, a का पावर 3 माइनस 1। फिर 3c2 है, a का पावर 3 माइनस 2। 3c3 है, a का पावर 3 माइनस 2। यानी फर्स्ट टर्म जो होता है उसका पावर क्या होता है, हमेशा अपर माइनस लोअर होता है। और सेकेंड टर्म जो होता है, सेकेंड टर्म इसका जो पावर होता है ये हमेशा लोअर सफिक्स होता है। सभी में सेकेंड टर्म को देखिए b है तो देखिए इसका पावर कहां से लाए, तो लग रहा है कि यहां से कॉपी कर दिए हैं। यहाँ 1 है तो यहाँ 1 लिख दिया, 2 है तो यहाँ 2 लिख दिए, इस आधार पर हमने लिख दिया। हो गया, इसका हम ध्यान रखेंगे। ये मेरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें, और ये सब जो देखते हैं आप इसमें NC0 शुरू में मेन वाले में NC0, NC1, NC2 इसको बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कहा जाता है। NC0, NC1, NC2 और ये मूव कहां तक करता है, जब तक दोनों इक्वल नहीं हो जाते। यानी लास्ट में क्या लिखेंगे, NCN आर कॉल्ड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। कहता है कि इसको हम बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कहते हैं। NC0, NC1, NC2 को हम बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कहते हैं। और ये इसमें एक और बात हम ध्यान रखेंगे कि बाइनोमियल कोफिशिएंट्स जो होता है इसका हम दो पार्ट बना दे रहे हैं। एक को हम कह रहे हैं A, इसी में कि बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का जो सम होता है वो 2 का पावर n होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है। NC0, NC1 और ऐसे करके लास्ट में कितना है NCN, तो इसका सम जो होता है ये 2 का पावर n होता है। सम ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स 2 का पावर n होता है। कहिएगा सम ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट बताता क्या है एक्चुअल में, तो देखिए यहाँ कितना है 3, यहाँ कितना है 3, यहाँ कुछ नहीं है तो कितना है 1, यहाँ कुछ नहीं है तो कितना है 1। सभी को ऐड करेंगे, इसको इसको और इसको, बताइए मुझे कितना होगा। तो 1 + 3 + 3 + 1 ये 8 होगा। तो इसी को कहा जाता है कि सम ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। तो ये ऐड किए तब ना आया 8, हम फॉर्मूले से डायरेक्ट बता सकते थे 2 का पावर है, यानी 2 और n कितना है, तो जो इसका इंडेक्स है 3, 2 का पावर 3 यानी 8 आएगा। उसके बाइनोमियल कोफिशिएंट को जब हम ऐड करेंगे तो 8 आएगा। कितना आसान है। जैसे मान लीजिए कि a + b का होल स्क्वायर, तो होता है कि जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसके बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम कितना होगा, तो 2 का पावर n और यहाँ 2 है तो 4 हो गया। ओके, इस तरह हम बाइनोमियल कोफिशिएंट को जान पाते हैं। हम इसको प्रूव करके भी दिखाएंगे, आगे जब मूव करेंगे तो उसमें आपको दिखाएंगे कि सम ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट 2 का पावर n होता है कैसे। ओके, इसका b देखते हैं। बाइनोमियल कोफिशिएंट जो होता है इक्विडिस्टेंट होता है। फ्रॉम द बिगिनिंग बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड आर इक्वल। पहले हम लिख देते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बाइनोमियल कोफिशिएंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल। इसका मतलब ये होता है, कह रहा है ना कि बाइनोमियल कोफिशिएंट जो है प्रारंभ से और अंत से समान दूरी पर जो होता है, इक्विडिस्टेंट पर जो होता है वो इक्वल होता है। इसके क्या सेंस होता है तो देखिए, इसके लिए हम समझते हैं शुरू से पहला, बिगिनिंग मतलब प्रारंभ से पहला बाइनोमियल कोफिशिएंट और अंत से पहला बाइनोमियल कोफिशिएंट, ये दोनों इक्वल होता है। देखिए EV1 है, EV1 है। शुरू से दूसरा बाइनोमियल कोफिशिएंट और अंत से दूसरा बाइनोमियल कोफिशिएंट, वो भी इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी टर्म रहता है ना और उसमें हमको बाइनोमियल कोफिशिएंट
कोफिशिएंट निकालना है तो इधर अगर 1 आ गया तो इधर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, इधर डायरेक्ट 1 भर दीजिए। इसका दूसरा मतलब कि प्रारंभ से दूसरा और अंत से दूसरा बराबर, प्रारंभ से तीसरा अंत से तीसरा बराबर होता हमेशा। जिसका पेयर नहीं बनेगा वो रह जाएगा। जैसे 5 टर्म्स अगर आता मान लीजिए इसी में, तो एक यहाँ छूट जाता तो उसका पेयरिंग नहीं होता, तो बस वो वैसे ही रह जाता, उसकी जो वैल्यू रहती है किसी के साथ पेयर नहीं बनाता। उसी तरह उसमें देखिए मेथ थ्योरम में, उसमें अगर हम कहें तो क्या आता है, प्रारंभ से पहला अंत से पहला, ये दोनों बराबर होगा। तो आप बताइए कि जब दोनों बराबर होगा तो दोनों को क्यों कैलकुलेट करेंगे? किसी एक को जान गए तो दूसरा भी जान गए। बोलिए शुरू से पहला, सॉरी शुरू से दूसरा बाइनोमियल कोफिशिएंट NC1 ये दूसरा है क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है। प्रारंभ से दूसरा और अंत से दूसरा NC और यहाँ आया होगा n-1, ये भी इक्वल होगा, वही ये कहना चाहता है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल, यानी प्रारंभ से और अंत से समान दूरी पर जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है वो इक्वल होता है। ओके, इतनी सारी चीजों की अगर हमको समझ है तो फिर हम बाइनोमियल में और आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ओके, फिर हम इसका प्रूफ भी देखेंगे, बाइनोमियल थ्योरम कैसे प्रूफ होता है, और तब हम देखेंगे इसमें कैसे क्वेश्चन को हम करते हैं। ओके, इतनी सारी चीजों को आप अच्छे से रिकॉल कर लीजिए।